बेसिकली हमने समझा कि जीएसटी क्या है, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, प्रॉब्लम्स इसके क्या क्या, इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम थी, कैसे कैसे उसको सॉल्व किया गया। हमने वो सारी चीज़ें लास्ट की तीन क्लासेस में देखा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि चलो मान लो जीएसटी अब हम हमें थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। अब जीएसटी में हम आगे चलते हैं। ठीक है, कि जीएसटी में बेसिकली चलो मान लो जीएसटी पढ़ तो रहे हैं, बट जीएसटी है मतलब आगे इसको कैसे लेके जाना है। ठीक है, कि कैसे कैसे चीजें इसमें कैसे कैसे बेसिकली हाउ द प्रोसेस एग्जीक्यूट्स। ठीक है, ऑपरेशनली कैसे कैसे चीजें होती हैं वो समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं क्या करता हूं, आपको कुछ चीजें समझाता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जैसे मान लो कोई बच्चा है, क्या नाम है, दीपिका। दीपिका है बेटा। ठीक है, अब दीपिका ने अपनी सीनियर सेकेंडरी पास कर ली है, मतलब अपनी सीनियर सेकेंडरी पास कर ली है, मार्क्स आए थे इसके 98%, और ये जाना चाहती है एक बढ़िया से कॉलेज में, डीयू के। दीपिका ने अपने पेरेंट्स को बोला, पापा मुझे जाना है एक अच्छे से डीयू के कॉलेज में, मुझे रेगुलर कॉलेज जाना है। तो दीपिका के पेरेंट्स ने बोला, ठीक है बेटा, एक काम करो, आप ना कॉलेजेस के फॉर्म फिल करो। दीपिका ने फॉर्म फिल कर दिए। ठीक है बेटा, और दीपिका ने क्या किया, जब लेट सपोज केएमसी का फॉर्म फिल किया, हंसराज का फॉर्म फिल किया, और एसआरसीसी का फॉर्म फिल किया, मान लेते हैं इन तीन कॉलेजेस का फॉर्म फिल कर दिया। बाकी का इसको लगा कि ये सब मेरे मतलब मैं इन सब में नहीं जाना चाहती, मुझे इन तीन कॉलेजेस में ही जाना है। ठीक है, लेट सपोज दीपिका का नाम हंसराज में आ गया। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा बताइए, आगे क्या होगा। दीपिका ने एक रजिस्ट्रेशन किया होगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा दीपिका के पास, उसको फिल कर दिया होगा, और जो भी एप्लीकेबल फीस होगी, सॉरी, वो फीस दीपिका ने फिल डिपॉजिट कर दी होगी। ठीक है, और वो होने के बाद दीपिका को एक आईडी कार्ड मिल गया होगा, एक आईडी कार्ड मिल गया होगा, दीपिका की फोटो लगी होगी उसमें, दीपिका का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, दीपिका का नाम होगा, दीपिका के पेरेंट्स का नाम होगा, फादर का मदर का, ब्लड ग्रुप होगा, एड्रेस होगा, एंड सो और दीपिका की कॉलेज का नाम। ठीक है, तो वो क्या है, द इट वॉज अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस था वो दीपिका ने फुलफिल किया, और दीपिका का रजिस्ट्रेशन हंसराज कॉलेज में हो गया। उसके साथ साथ दीपिका ने अपनी 10th 12th की मार्कशीट भी सबमिट की होगी, सर्टिफिकेट्स भी सबमिट किए होंगे अपने। ठीक है, कि वो 10th 12th पास कर चुकी है और ये उसके मार्क्स हैं। ठीक है, एड्रेस प्रूफ वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे कॉलेज कॉलेज के, वो दीपिका ने सबमिट किए, और रजिस्ट्रेशन मिल चुका है अब दीपिका को। अब दीपिका का काम क्या है, उसको डेली कॉलेज जाना है। ठीक है, डेली कॉलेज जाना है, नहीं जाएगी तो क्या होगा, एब्सेंट लगेगी। तो बेसिकली ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, ये आप लोग बचपन से पढ़ देखते हुए आ रहे हैं, हालांकि कभी इसको फोकस नहीं किया कि इसको जा करके हम जीएसटी में भी एक बार इसको देख लेंगे,
मैं दिखा दूंगा बेटा कैसे। तो ये आपने समझ लिया कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। एक किसी भी संस्था में जाने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये तो है नहीं कि ये मुंह उठाए और चले गए, नॉट पॉसिबल। जैसे इनकम टैक्स में एक पैन नंबर होता है, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो जरूरी होता है। जीएसटी के लिए बेटा जीएसटी नंबर लेना होता है, ठीक है, जीएसटी के लिए जीएसटी नंबर लेना होता है। जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर। अब मान लो दीपिका की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब दीपिका के पास ऑप्शन है, वो अपनी फर्दर स्टडीज को आगे कंटिन्यू करे या फिर अपने पापा का बिजनेस एक नए सिरे से स्टार्ट करे। पापा ने अपने बिजनेस को एक लेवल पे पहुंचा दिया है और अब दीपिका का काम क्या है, उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना और नई ऊंचाइयों पे लेके जाना, ठीक है। दीपिका ने बोला पापा नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय स्टडीज, जितना ज्ञान है मेरे पास मैं उसके बेसिस पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसके पापा ने बिजनेस पे वेलकम किया, बट दीपिका को समझ में आया कि अभी तक जो पापा बिजनेस कर रहे थे वो स्मॉल स्केल पे था। अभी तक का जो बिजनेस था वो स्मॉल स्केल पे था, लाइक छोटा मोटा आसपास मोहल्लों में था। अभी दीपिका को वो बिजनेस पूरे स्टेट में लेके जाना है, और स्टेट के बाद नेशनल लेके जाना है, नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेके जाना है। ये दीपिका का विजन है कि मुझे ये करना है, ठीक है। दीपिका को समझ में आया लेट सपोज ट्रेडिंग का काम है, और ट्रेडिंग किस चीज की है, क्लोथ्स, क्लोथ्स, ठीक है। दीपिका के पापा ऑफलाइन काम करते हैं, दुकान चला करके। दीपिका ने कहा सबसे पहला मैं काम करूंगी पूरे बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाऊंगी, ऑफलाइन तो रहेगा, मैं इसको ऑनलाइन लेके जाऊंगी, ठीक है। ऑनलाइन लेके गई। जब ऑनलाइन में दीपिका ने अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन होगा बेटा, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन होगा। रिक्वायरमेंट आएगी, एक रिक्वायरमेंट होगी अपना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर लाओ। अब दीपिका को समझ में आएगी ये क्या है, तो दीपिका ने जीएसटी क्लासेस पढ़ रखी थी, दीपिका को पूरा पता है ये नंबर कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब दीपिका जाएगी इस नंबर के लिए, ठीक है, यहां पे भी नंबर चाहिए, ठीक है ना। अब ये नंबर मिलेगा कैसे, क्या दीपिका के लिए मैंडेटरी है नंबर लेना, पहली चीज समझिए। अब दिमाग में सवाल आएंगे चलो नंबर तो चाहिए, बट ये नंबर मिलेगा कैसे, पहला क्वेश्चन, ठीक है, हाउ। अगला सवाल, सॉरी, इज इट मैंडेटरी, क्या ये जरूरी है, क्या मैं इसके बिना नहीं कर सकती। यहां पे जाने के लिए ये मैंडेटरी है, ऑनलाइन काम करने के लिए आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। ऑनलाइन मीशो हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, दिस नंबर इज मैंडेटरी। अदरवाइज देर इज अ कंडीशन, देर इज अ कंडीशन, अगर आप मिनिमम मिनिमम थ्रेश होल्ड को पार करते हो, थ्रेश होल्ड को पार करते हो तो मैंडेटरी हो जाता है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दीपिका दिल्ली में रहती है,
तो दिल्ली के लिए गुड्स की ट्रेडिंग के लिए ये लिमिट है आपकी 40 लाख की। अगर 40 लाख का बिजनेस आप करते हैं तो कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना है, बट ऑफलाइन अगर ऑनलाइन जा रहे हैं तो इट डजेंट मैटर कितने का बिजनेस है, आपको नंबर लेना पड़ेगा, बिकॉज दे दोज प्लेटफॉर्म विल नॉट अलाउ यू टू सेल देयर योर प्रोडक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म विदाउट जीएसटी नंबर, बिकॉज वहां पे कुछ कंप्लायंसेस हैं बेटा जो उनको फुलफिल करने होते हैं, और वो फुलफिल तभी कर पाएंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। ऑल द पर्सन हु हैज द जीएसटी नंबर, ऑल द पर्सन हु आर रजिस्टर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म मैंडेटरली हैव शुड हैव अ जीएसटी नंबर, होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो बेटा जैसे आपका कॉलेज का प्रोसेस है, सिमिलर इसका प्रोसेस है, हालांकि बस क्या होगा, यूआई डिफरेंट होगा। यूआई यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, जो डैश उसका पोर्टल का होगा, इट माइट बी डिफरेंट, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बस, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। वो आपसे क्वेश्चन, वहां के क्वेश्चन कुछ और थे, यहाँ के क्वेश्चन कुछ और होने वाले हैं, वहां पे डेटा कुछ और मांगा गया था, यहाँ पे डेटा कुछ और मांगा जाएगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। क्योंकि देखा जाए अगर आप पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सब कुछ सेम ही है ना। वहां पे भी आपने फॉर्म फिल किया, डेटा सबमिट किया, यहाँ पे भी क्या करोगे, फॉर्म सबमिट करोगे, जो डेटा मांगा जाएगा वो डेटा आप दोगे उनको। फिर क्या होता है, कॉलेज वाले भी आपके डेटा को स्क्रूटनाइज करते हैं, सिमिलरली ये लोग भी आपके डेटा को स्क्रूटनाइज करेंगे। इफ एवरीथिंग फाउंड बोनाफाइड, उधर भी सब कुछ बोनाफाइड है, इधर भी सब कुछ बोनाफाइड है, तो वो आपको एडमिशन देते हैं कॉलेज वाले, और ये लोग आपको जीएसटी नंबर दे देते हैं। सिंपल। तो समझिए, वो भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है, बट है सेम। क्या टारगेट क्या है, कि नंबर लेना, समझ रहे हो, वही टारगेट है, और तो कुछ नहीं है ना बेटा। एक सेकेंड है, चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, सॉरी। ये कहाँ से जीएसटी नंबर अप्लाई कर किया जा सकता है, इसकी वेबसाइट है बेटा www.gst.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप जाओगे ब्राउजर पे, आपको डायरेक्टली सीधा रजिस्ट्रेशन पेज दिखेगा, नहीं सॉरी, इस पे रजिस्ट्रेशन पेज नहीं दिखेगा आपको, टॉप राइट कॉर्नर पे दो बटन दिखेंगे, लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन का और रजिस्टर का, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो लॉगिन पे क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन कर सकता है, और एक है रजिस्ट्रेशन का, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, एक वो ऑप्शन है। ठीक है, तो हम करेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सारी स्लाइड्स है मेरे पास कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहां तक बेटा समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया बेटा, थोड़ा बहुत समझ में आया है, कुछ भी समझ में नहीं आया, या सारा समझ में आ गया, जल्दी बताइए। सर प्लीज स्टार्टिंग से रिपीट कर दो। ओके बेटा, बिल्कुल, बताइए बेटा, जितना अभी तक मैंने समझाया वो समझ में आया। बेटा बस 3 बच्चों नहीं देख इसको समझ में आया, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया क्या। बिल्कुल बेटा, देखो अभी अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, क्योंकि क्या होगा ना, जब आप आगे जितना बढ़ते जाओगे वो सारी की सारी चेन को लिंक करोगे, तब पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आता रहेगा। ठीक है बेटा, एक बच्चे ने पूछा सर सर थोड़ा एक बार रिपीट करो तो पूरा का पूरा। तो बेटा देखो, रिपीट करने में क्या रिपीट करना है मुझे वो बताओ। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट करवाना है तो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, या तो आप दोबारा से क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा हम थोड़ा सा आगे, क्योंकि बेटा देखो एग्जाम्पल सेट करना एक इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल सेट करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं। बेटा हम रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई इन द सेंस
कि लॉ क्या कहता है, लॉ में किताबों में क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, कि किताबों में क्या चीज बोली गई है, ठीक है। क्या एक बच्चे का डाउट, जानवी बेटा अभी देखो आप मेरे साथ रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, मैं पूरी की पूरी क्लास को भी लास्ट में रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। हम्म। अब देखिए बेटा, अभी तक हमने जो समझा ना, जो भी समझा सब यहां पे लिखा हुआ है। अब पढ़िए इस लाइन को, अब पढ़िए। मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सप्लायर। ये वर्ड समझ में आता है बेटा आपको, समझ में आता है ये वाला वर्ड, ये हमने दूसरी कक्षा में पढ़ा था अपने, दूसरी मतलब आपकी दूसरी कक्षा नहीं, जीएसटी की दूसरी कक्षा, ठीक है, जीएसटी की दूसरी कक्षा में पढ़ा था हमने। सप्लायर मतलब सेलर, याद है ना, seller. The registration of seller or supplier implies obtaining a unique number होगा ये, सेम नहीं हो सकता, ठीक है, सेम नहीं हो सकता, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड फ्रॉम द जीएसटी अथॉरिटीज। कॉलेज में आपकी कॉलेज अथॉरिटीज होती हैं, वो आपको नंबर देती हैं, यहां पे कौन है, जीएसटी अथॉरिटीज है। इट इज अ यूनिक 15 डिजिट, क्या बोला इसने, 15 डिजिट का एक नंबर होगा, यूनिक होगा, जो जो किसी भी सेलर के लिए, सप्लायर के लिए सेम नहीं हो सकता अक्रॉस द इंडिया। बताता हूं कैसे बनता है, बताता हूं कैसे बनता है ये। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस रजिस्ट्रेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ट्विन पर्पजेस। क्या पर्पज है, दो पर्पज हैं, ट्विन पर्पजेस of identification of taxpayer and also to check compliance mechanism। एक तो क्या है, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है, और दूसरी कंप्लायंस को चेक करने का प्रोसेस है। हाउ, कैसे, अब जैसे हमने पहले पढ़ा बेटा कि रेसिपिएंट ने सेलर को जीएसटी के साथ पैसा दिया, हमने पढ़ा था ये, कि जो रेसिपिएंट था मतलब जो बायर था, उसने एक तो बेस वैल्यू दिया, प्रॉफिट दिया, और जो उस पर टैक्स था वो सारा पैसा सेलर को दे दिया, सप्लायर को दे दिया। अब उसको आईटीसी क्लेम करना है ना, जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी क्लेम करना है। अब आईटीसी क्लेम क्या ऐसे ही हो जाएगा कि मैंने उसको दे दिया, मैंने क्लेम कर लिया, लेकिन क्या उसको आईटीसी कब मिलता है, जब सप्लायर एज इन मी, लेट्स सपोज आई एम द सप्लायर, मैंने वो टैक्स सरकार को जमा कर दिया है, तब जाकर के रेसिपिएंट को वो आईटीसी मिलता है, ठीक है। तो ये कंप्लायंस मैकेनिज्म हो गया बेटा, कि कंप्लायंस पूरा है कि नहीं है, ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्लायंस हो गया, कि क्या सप्लायर ने अपनी जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल करी है नहीं करी है। पहली चीज, क्या सप्लायर ने टैक्स जमा किया है कि नहीं किया है, ठीक है, कि सप्लायर ने टैक्स जमा किया है कि नहीं किया, रिटर्न फाइल करी है कि नहीं करी है। तो ये क्या है, कंप्लायंस है ना, दिस इज कंप्लायंस। जीएसटी नंबर लेने के बेटा दो चीजें हैं, कि दो पर्पस फुलफिल होते हैं इससे। बेटा बताना अगर वीडियो क्लियर आ रही है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। क्या वीडियो क्लियर आ रही है बेटा, लेट मी रिपीट इट अगेन इफ वीडियो इज क्लियर, जस्ट गिव मी हाई फाई। बताइए बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, जीएसटी नंबर 15 डिजिट का है, पता चल गया। जीएसटी के हमारे दो पर्पज है, जीएसटी नंबर लेने के दो पर्पज हमारे फुलफिल होते हैं। पहला पर्पज आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट पर्पज क्या है, फर्स्ट पर्पज क्या है, आइडेंटिफिकेशन, कि आपकी पहचान हो रही है, कि आपका नंबर अगर ये है तो आपका पूरा बायोडाटा ये है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा दूसरा क्या पर्पज है इसका, कंप्लायंस चेक। कंप्लायंस चेक में क्या होता है, कंप्लायंस चेक में ये होता है कि एज बीइंग अ सेलर और एज बीइंग अ सप्लायर, लेट्स सपोज आई एम द सप्लायर, ठीक है, यू आर द रेसिपिएंट, तो आपको जो आईटीसी क्लेम करना है, जो आपने बेसिकली क्या दिया था मुझे, एक तो आपने मुझे बेस वैल्यू दी थी, मैंने अपना प्रॉफिट आपसे लिया था,
और मैंने टैक्स का पैसा आपसे कलेक्ट किया था, करेक्ट। तो मेरे पास तीन कंपोनेंट है, मेरा बेस प्राइस, मेरा प्रॉफिट और मेरे आपका टैक्स। बेस प्राइस और प्रॉफिट तो मेरे पास रह जाएगा, जो टैक्स का पैसा है वो मुझे सरकार को डिपॉजिट करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप इनपुट क्लेम कर पाएंगे। जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ना कि इनपुट कैसे क्लेम हो रहा है, कौन क्लेम कर रहा है, रेसिपिएंट कर रहा था। तो क्या मैंने टैक्स जमा कर दिया, पहली चीज। क्या आपने उतना ही पैसा क्लेम किया जितना आपने किया दिया था मुझे, या ज्यादा किया, ठीक है, या कम किया? तो वो सारी चीजें वैसे उस नंबर से चेक होती हैं कि किस टैक्स पेयर ने, किस रेसिपिएंट ने कितना पैसा जमा किया था और कितना क्लेम किया, ठीक है। तो वो चीजें नंबर से चेक हो पाती हैं। ऐसे कैसे रेट पता रहेगा किसी को, सरकार को ऐसे कैसे पता रहेगा कि कुशल ने इतना पैसा जमा किया, कलेक्ट इतना किया, जमा इतना किया? कैसे रहेगा, याद तो नहीं रहेगा। तो वो नंबर में सारा डेटा फीड होता रहता है धीरे धीरे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ऑडियो डिले, क्या प्रॉब्लम है? माइक तो ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? क्या है इसका पर्पज, चेक कंप्लायंस मैकेनिज्म क्या है, समझ में आया? देखिए आगे क्या कहते हैं, द रजिस्ट्रेशन लीगली, लीगली बोल रहा है, ध्यान रखना है ये बेटा। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है, जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यूनिक 15 डिजिट। उसके बाद पर्पस, क्या पर्पस है, एक तो आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कंप्लायंस मैकेनिज्म। ये सब चीजें ना आपको जब आंसर लिखोगे ना बेटा, 10 नंबर का, 18 नंबर का, ये सारी चीजें कीवर्ड्स होते हैं ये, जिसको चेकर जो होता है ना बहुत फोकस से चेक करता है कि बच्चे ने ये वाले कीवर्ड्स यूज करे हुए हैं, ठीक है। तो वहां से आपका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है वहां से झलकता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। लिखने को तो आप इसको नॉर्मल दूसरी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं ना दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन लीगली रिकॉग्नाइजेस अ पर्सन एज सप्लायर of goods and services. It also authorizes him to collect क्या, टैक्सेस। सप्लायर हूं मैं, मेरे पास नंबर है, तो मुझे क्या कर रहा है, ये ऑथराइज कर रहा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, किससे, रेसिपिएंट से, ठीक है। फ्रॉम हिज कस्टमर, कस्टमर मतलब रेसिपिएंट, एंड पास ऑन द क्रेडिट of such taxes paid to the purchaser of goods और recipient of services। तो गुड्स जो परचेज कर रहा है उसको, या फिर जो सर्विस ले रहा है उसको, ताकि वो बेनिफिट पास किया जा सके। यही मैंने समझाया कि कंप्लायंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट ने पैसा दिया वो सप्लायर ने पे किया कि नहीं किया, जब वो पे कर दिया तो उसका बेनिफिट उसको मिल जाना चाहिए, ठीक है। द रजिस्टर्ड, अब ध्यान रखना यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कौन, जिसके पास नंबर है, जो रजिस्टर्ड है, कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड बाय हिम एंड ऑल्सो यूटिलाइज द सेम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यू। जो रजिस्टर्ड पर्सन है मतलब कौन, ये इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना उस आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है और टैक्सेस की पेमेंट जो ड्यू है उसमें उसको यूटिलाइज कर सकता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया था जब हम ABCD के नाम से पढ़ रहे थे, याद है, ABCD, जहां पे ए ने जो टैक्सेस कलेक्ट किए वो बी का क्रेडिट बनता था, और जब बी को पेमेंट करनी होती थी टैक्स की, वो अपने आउटपुट लाइबिलिटी में से आईटीसी को माइनस कर देता था और बचा हुआ पैसा पे कर रहा था। क्लियर? वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने नंबर्स के हिसाब से उसको करा था, यहाँ पे लाइन अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्लियर?
In fact, under indirect tax regime, without registration, a person can neither collect tax from his customer nor claim any credit of taxes paid by him. देखा जाए तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो ना तो आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और ना ही टैक्स पे किया गया पैसे का बेनिफिट ले सकते हो टैक्सेस पेमेंट के लिए। हालांकि जब आपके पास नंबर होगा ही नहीं, आपको टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी ही नहीं बनेगी ना। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये थोड़ा सा पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ समझ में आया ये? हालांकि छोटा नहीं है बट ठीक है दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या क्या हैं? रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या क्या हैं? अच्छा, मैंने आपको एक चीज बतानी है, पहले वो बता देता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा? यूनिक 15 डिजिट नंबर। ध्यान से समझिएगा, ये यूनिक 15 डिजिट का नंबर कैसे बनता है? कैसे बनता है? लेट सपोज ए बी सी, ए बी सी नहीं, हाँ सी, पी एस 1 2 3 4 क्यू 1 जेड ओ। कितने हो गए बेटा? देखिए, गिनिए, 2 10 और 3। 2 यहाँ ये हैं, 10 ये हैं और 3 ये हैं, 15 हो गए। 10 और 2 12 और 3 15। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने क्या लिखा, ये है क्या चीज ये? तो बेटा आपका जो जीएसटी नंबर होता है ना, वो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होती है ना बेटा, 2 डिजिट, ये आपके स्टेट कोड को दर्शाती हैं। स्टेट कोड, स्टेट कोड। अब स्टेट कोड को कोड कैसे दिए गए हैं? ये पहले से दिए जा चुके हैं बेटा। मैंने 07 इसलिए लिखा, ये दिल्ली का स्टेट कोड है, दिल्ली का स्टेट कोड है ये। हरियाणा का कितना है? 06। उत्तर प्रदेश का कितना है? 09। राजस्थान का 07। तो ये जम्मू कश्मीर से होते हुए नीचे बढ़ते चले गए कि जम्मू कश्मीर को 1 दिया गया, नीचे फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन इधर राजस्थान, गुजरात, देन इधर आ गए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और ऐसे नीचे नीचे जाते चले गए। ठीक है, तो नंबरिंग दे दी गई कि 1 इसका नंबर, 2 इसका नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे देते चले गए। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर है ना बेटा, ये ये न्यूमेरिक नंबर, ये है हमारा स्टेट कोड, जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये है स्टेट कोड। ठीक है, ये जो 10 नंबर है ना, ये आपका पैन नंबर होता है। दिस इज योर पैन नंबर, आपका खुद का। या तो इंडिविजुअल हूं तो मेरा खुद का पैन होगा, मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी का पैन नंबर होगा। तो जो बेटा पैन नंबर होता है ना, पैन नंबर, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता। हर इंसान का इंडिया के अंदर जो पैन नंबर है वो यूनिक है, किसी का भी सेम हो ही नहीं सकता, किसी का भी। देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, अगर 100 करोड़ के पास पैन नंबर है, अगर 100 करोड़ के पास पैन नंबर है, वो 100 करोड़ नंबर यूनिक है, ये 10 डिजिट यूनिक है, सेम है ही नहीं। ठीक है, जिसमें से इन 2 डिजिट का लॉजिक होता है, बाकी ये अलग कोडिंग में चले जाते हैं और ये नंबर अलग कोडिंग में चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि हम इसका ब्रेकअप नहीं पढ़ रहे, हम जीएसटी नंबर का ब्रेकअप पढ़ रहे, तो मैं आपको वही बताता हूं। ठीक है, ये नंबर होता है, दर्शाता है आपका कौन सा जीएसटी नंबर है, ये आपका कौन सा जीएसटी नंबर है। ये 1 है तो 1, 2 है तो 2। ठीक है, ये जो होता है जनरली जेड, जेड हमेशा सेम रहता है बेटा, और ओ के बाद नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कभी भी कुछ ओ की जरूरी नहीं ओ ही आएगा, एम भी आ सकता है। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, तो सिस्टम जनरेटेड होता है। तो देखा जाए
2 डिजिट आपकी स्टेट कोड की हो गई, 10 डिजिट आपके पैन नंबर की हो गई, और ये 3 डिजिट आपकी हो गई। यहां से आपका 15 डिजिट का जीएसटी नंबर बन जाता है। सॉरी 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 सॉरी, GSTN, दिस इज योर जीएसटी नंबर। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी नंबर, और सॉरी एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला फायदा क्या है? लीगल रिकॉग्निशन। जो हमने पहले अभी प्रीवियस पैरा में पढ़ा था ना, कि लीगल रिकॉग्निशन देता है ये लीगली रजिस्ट्रेशन देता है। ठीक है, तो आपकी लीगल रिकॉग्निशन हो गई है, पहली चीज। दूसरा, ऑथराइजेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। ये हमने बेटा सब कुछ पढ़ा है यहाँ पे। ये देखिए, सब कुछ सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई हैं, बट उसको एक नए पार्ट्स में ब्रेक किया। पहला फायदा क्या है? लीगली रिकॉग्निशन। दूसरा क्या है? ऑथराइजेशन फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, कि आप टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो। तीसरा फायदा क्या है? कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो क्या है, आपको आईटीसी का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपका जीएसटी नंबर होगा ही नहीं तो आप पे नहीं कर पाओगे किसी को आगे। ठीक है, सॉरी, पे तो कर पाओगे, आप सरकार को जमा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो 3 फायदे हो गए। पहला क्या फायदा आपका? लीगली रिकॉग्निशन। दूसरा फायदा क्या है? सॉरी, ऑथराइजेशन फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। और तीसरा, बेनिफिट ऑफ आईटीसी। ये 3 फायदे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगला फायदा क्या है? सीमलेस फ्लो ऑफ फंड्स। सीमलेस फ्लो ऑफ फंड। अगर आपके पास नंबर होगा ही नहीं, लेट सपोज नंबर है ही नहीं आपके पास, तो क्या होगा? एक चेन बनती हुई है। लेट सपोज हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ABCD। लेट सपोज बी के पास नंबर नहीं है, बी के पास नंबर नहीं है, तो वो क्या करेगा? जितने का लेके आएगा उतने का ही वो आगे अपना प्रॉफिट बना के ऐड करके बेच देगा। तो जो उसने टैक्सेस पे किया उसका इसको इनपुट नहीं मिलेगा। क्लियर? नहीं मिलेगा ना इनपुट, तो उससे क्या होगा? कॉस्टिंग बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि उसको इनपुट नहीं मिल पाएगा। तो वो क्या करेगा? टैक्सेस के पैसे को जोड़ देगा उसके अंदर। देखिए, द फॉर्म द फॉर्म सॉरी ये फॉर्म sorry the manufacturer or importer to the last supplier in the chain. It also facilitates the seamless flow of funds from the center and states from where the goods or services are supplied, जहां से सप्लाई की गई हैं, and tax paid to cross utilization of IGST credit and then to consuming states of goods and services. ठीक है, तो बेसिकली जहां पे भी चेन ब्रेक आपकी ब्रेक हो जाएगी, जैसे बी के पास नंबर नहीं है, वहां से चेन ब्रेक हो चुकी हुई है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो हायर प्राइस में बेचेगा। उसके बाद क्या होगा? सरकारों को जो पैसा मिल रहा है, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, ठीक है, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, वो फिर आगे उसको कैसे डाउनग्रेड करेंगे? डाउनग्रेड मतलब वाटरफॉल मैकेनिज्म कैसे बनने वाला है कि सरकार किसको कितना पैसा मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इससे क्या होगा? नंबर अगर होगा तो वो प्रॉब्लम भी आपकी रिमूव हो जाती है। पांचवा फायदा क्या है? पांचवा फायदा क्या है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस। तो इसमें क्या होता है बेटा? प्रॉपर आप लेजर बनाते हो, CGST, SGST, IGST। तो इसके आपके लेजर कहाँ कहाँ बनते हैं? लेजर तीनों ही होते हैं, ये 3 ही होते हैं, लेकिन ये होते हैं आपके स्टेट वाइज। अगर आपके पास 5 स्टेट में आपका काम है तो हर स्टेट का अलग अलग लेजर बनेगा। CGST का अलग, SGST का अलग, IGST का अलग। 5 स्टेट हो गए और 3 लेजर हो गए एक स्टेट के। ठीक है, क्योंकि इनपुट भी होगा वहां से और आउटपुट भी होगा। ठीक है, तो सबके लेजर अलग अलग बनाओगे आप, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि मेरा पंजाब में CGST में इतना पेबल है और पंजाब में CGST में इतना मेरा इनपुट पड़ा हुआ है। ठीक है, हरियाणा में
मेरा इनपुट इतना पड़ा हुआ है, मेरा आउटपुट इतना है, तो आपको लेजर में प्रॉपर दिखता रहता है वो। ठीक है। चौथे पे आते हैं बेटा, ठीक है। चौथा पॉइंट दोबारा बताता हूं, ये समझ में आ गया। 5 में से आपको सॉरी 5 फायदों में से आपको 4 समझ में आ गया, चौथा 2 बच्चों का डाउट है। चौथा प्रॉब्लम, चौथा पॉइंट 2 बच्चों का डाउट है। ठीक है, क्लियर बेटा? जल्दी बताइए, आगे ना आगे चलते हैं, फिर चौथा पॉइंट दोबारा रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बताइए बेटा। ठीक है, पढ़िए बेटा, लाइन पढ़िए, कहां से? आप यहां से लाइन पढ़िए, इधर से लेके इधर तक क्या कहता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द सीमलेस फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स फ्रॉम वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड। जहां से वो सर्विसेज सप्लाई हुई हैं, लेट सपोज उत्तर प्रदेश से सप्लाई हुई कोई सर्विस, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से कहां पे सप्लाई हुई? हरियाणा में मान लेते हैं हुई। वहां से सामान इधर आया, आईजीएसटी लगेगा, करेक्ट, आईजीएसटी लगा। उत्तर प्रदेश वाले के पास क्या था, उसने क्या कलेक्ट किया? हरियाणा वाले से आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले ने हरियाणा से आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा। अब वो या दो ऑप्शन है किसके पास? सप्लायर के पास दो ऑप्शन है। पहला, आईजीएसटी पूरा का पूरा जमा कर दे एज इट इज, अज्यूमिंग सप्लायर के पास कोई भी आईटीसी नहीं है, अज्यूमिंग सप्लायर के पास नो आईटीसी। ठीक है, सारा पैसा चला गया किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको पूरा का पूरा स्टेट में और सेंट्रल अपने, मतलब स्टेट को दे देगी, हरियाणा उसको, उत्तर प्रदेश को, और अपने पास रख लेगी जो उसका शेयर होगा और सेंट्रल का। ठीक है, अगर इनपुट नहीं है, सॉरी ये हो गया इनपुट नहीं है पहला। दूसरा, जब इनपुट है तो क्या होगा? मान लो आईजीएसटी था आपके पास 1 लाख रुपए का, पे करना था, आईजीएसटी का अमाउंट था 1 लाख रुपए। अब उसके पास सी पड़ा हुआ था कुछ, सी मतलब सीजीएसटी पड़ा हुआ था और एसजीएसटी पड़ा हुआ था। ठीक है, तो कितना कितना सीजीएसटी माइनस किया और कितना एसजीएसटी माइनस किया, और फिर बचा हुआ पैसा आई की फॉर्म में चला गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक बेटा प्रोसेस है पूरा, मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये पूरा रूट कैसे होता है। क्या आईजीएसटी से सीजीएसटी सेट ऑफ होता है? बिल्कुल होता है। सॉरी, आईजीएसटी को आप सीजीएसटी सेट ऑफ कर सकते हो, कर सकते हो। आईजीएसटी को आप एसजीएसटी से एसजीएसटी सेट ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसको बोलते हैं कि कैसे वो नॉक ऑफ होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी क्या क्या होता है। ठीक है, वो हम आईटीसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे सेटअप हो रहा है, सेटअप होने के बाद पूरा का पूरा पैसा कैसे फ्लो हो रहा है टू सेंट्रल एंड स्टेट के बिटवीन में। टैक्सेस पेड टू क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट, टैक्सेस पेड टू क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट एंड देन टू कंज्यूमिंग स्टेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर जो इसको स्टेट, जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है उस सर्विस को, गुड्स को, उसके हिसाब से उसको बांटा जाता है। तो बेटा सीमलेस फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब ये है कि कैसे उसको बांटा जाएगा बाद में। और देखो मान लो यूपी से सामान हरियाणा गया, और मानो यूपी वाले के पास नंबर नहीं है, किसी एक के पास भी नंबर नहीं है, तो क्या सरकार पूरा का पूरा फायदा जो 1 लाख रुपए का है वो आगे बेनिफिट पास ऑन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। आगे कस्टमर जो होगा उसका बेनिफिट ले ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चलें। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे चलने में हम ये देखते हैं कि नंबर जो है ना बेटा, जीएसटी नंबर, वो कितने तरीकों के हैं, टाइप्स। अभी तक हमने क्या देखा? बेनिफिट और एडवांटेजेस,
फायदे हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं टाइप, कितने तरीके के नंबर होते हैं, कितने तरीके के नंबर होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर, एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 22 में क्या लिखा हुआ है, किन किन लोगों को नंबर लेना है। पहली चीज, किन किन लोगों को नंबर लेना है। दूसरा, सरकार कहती है सेक्शन 24 में इन लोगों के लिए नंबर लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको नंबर लेना ही पड़ेगा, चाहे आपकी टर्नओवर 20 लाख और 40 लाख से कम भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने, आई डोंट नो, मतलब आप लोगों ने देखी नहीं देखी, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत सारी रील चलती हैं जहाँ पे बोलते हैं लोग कि नंबर लेना जरूरी है, या फिर नहीं है, 20 लाख तक आपको नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर 40 लाख तक नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटा, जस्ट टू आंसर टू ऑल दोज रील्स, जितनी भी इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही हैं, ऑल बुलशिट, ऑल बुलशिट, सब बकवास कर रहे हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली आंसर करूं, कोई भी बंदा जिसको बिजनेस करना है, ही और शी शुड टेक जीएसटी नंबर। अगर उसको आगे बढ़ना है, नंबर लेना चाहिए, पड़ेगा, दोनों चीजें हैं। अगर आपको बस एक 2x2 की दुकान खोल के बैठना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली जैसे शहरों के अंदर 40 लाख रुपए क्या होते हैं बिजनेस के लिए, नथिंग, आप एक साल में अचीव कर लोगे। इट्स एडवाइजेबल ना डे वन से नंबर लेके रख लो, बात के लिए प्रॉब्लम क्यों लेनी। लेकिन इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स मिल जाएंगी, अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है, आपको नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप मत लीजिए। यार पहले पढ़ो चीजें क्या होती हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट काम करना चाहते हो, कोई भी गवर्नमेंट काम, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, आपकी टर्नओवर जीरो है ना, जीरो, और उनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है, नंबर लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। चाहे आप साल का 6 लाख का बिजनेस कर रहे हो, 5 लाख का बिजनेस कर रहे हो साल का, नंबर लेना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर चाहिए उनके प्लेटफॉर्म पे। पहली चीज, आप कोई भी गवर्नमेंट काम करने जा रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट काम, किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमसीडी, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, बिना नंबर की बात ही नहीं करती, कहते पहले जीएसटी नंबर दो। समझ लो कितना बड़ा क्राइटेरिया साइड हो जाता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट आपके टर्नओवर सॉरी कितना है कितना नहीं है, दे डोंट केयर, दे जस्ट वांट नंबर, चाहिए हमें तो चाहिए, दीजिए, हमारा रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, आपको देना पड़ेगा, आपको उनके उनके साथ बिजनेस करना है, नंबर देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 22 में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हैं। सेक्शन 24 में क्या लिखा हुआ है कि इन इन लोगों को नंबर लेना कंपलसरी है। सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है बेटा, सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी नंबर ले सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, amazon, मीशो में लोग करते हैं, वो लोग सेक्शन 22 में नहीं जाते, 24 में नहीं जाते, वो लोग सेक्शन 25 में आते हैं। सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में आते हैं वो लोग, जो लोग अपनी मर्जी से नंबर लेते हैं। ठीक है बेटा, वो लोग अपनी मर्जी से नंबर लेते हैं। फिर आता है सेक्शन 26, वहां पे क्या होता है, आपने अगर, लेट सपोज, एग्जांपल देता हूं छोटा सा, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस यहीं पढ़ के छोड़ देंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेट सपोज आपने एक्स बिजनेस किया, एक्स बिजनेस मतलब कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, और सरकार ने उस बिजनेस को उस कैटेगरी में डाला हुआ है, किस कैटेगरी में, डीम्ड रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में। तो आप समझ लो, करो वो बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो आपका नंबर मान लिया जाएगा कि ये नंबर है आपके पास, डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 26 पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा।
सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 8। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप टेम्पररी बेसिस पे भी नंबर ले सकते हैं। टेम्पररी बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस मतलब क्या सर? मतलब 2 दिन का होगा, 2 महीने का होगा, 1 साल का होगा क्या? तो बेटा टेम्पररी में क्या होता है ना, कुछ दिन के लिए, 3 महीने के लिए बोला जाता है बेसिकली, 3 महीने के लिए, ठीक है। और आप वो नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पेशल प्रोविजन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 27। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीटीपी बोलते हैं, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एन आर टी पी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर 5 5 6 6 नंबर के अंदर आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। एग्जाम में 5 नंबर 6 नंबर के अंदर आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है कि सीटीपी और एनआरटीपी के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है। सेक्शन 27, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं ये? ब्रीफ देता हूं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बेटा अगर आप देखें, अगर ध्यान से देखिए, हमारे आसपास आसपास में ये लोग होते हैं। जैसे एक आइसक्रीम वाला है, एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। आइसक्रीम वाला का बिजनेस सबसे ज्यादा कब चलता है? कब चलता है? शायद गर्मियों में, शायद। क्या आंसर है? यस। क्योंकि विंटर्स में कुछ लोग होते हैं, जो लोग बड़े हो रहे होते हैं, उनको लगता है हमें इस टाइम पे आइसक्रीम खानी चाहिए, तो वो परसेंटेज जो है ना बहुत कम है। बहुत लोग सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खाते। सबसे ज्यादा आइसक्रीम का बिजनेस कब होता है? समर्स में। अगर कोई बंदा ऐसा कोई बिजनेस करना, कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो जाएगा इसके पास। हुँ? मेरे पास एक नंबर है ऑलरेडी, मेरे पास एक ऑलरेडी नंबर है। लेट्स सपोज मेरे पास दिल्ली में नंबर है, दिल्ली का नंबर है मेरे पास, ठीक है। मुझे अपना एग्जीबिशन करना है मुंबई में, ठीक है। मैं मुंबई गया, मैंने वहां पे एग्जीबिशन किया, मैंने वहां पे सेल की, और सेल करके वापस आ गया। हालांकि मेरे पास दिल्ली का नंबर था, मुंबई का नंबर नहीं था, तो क्या हुआ कि क्या मुझे वहां पे टैक्स देना पड़ेगा? जवाब है नहीं। लेकिन वहां की गवर्नमेंट बोलेगी ये एक एग्जीबिशन हुआ, यहां पे 10 करोड़ का बिजनेस हुआ, उसमें से हमें क्या मिला? जवाब आया कुछ नहीं। तो सवाल पूछा गया क्यों नहीं मिला? तो जवाब ये मिला कि सर वहां पे सब लोग बाहर से आए थे, मुंबई का कोई था ही नहीं, और उनके ऊपर जीएसटी, उनके पास जीएसटी नंबर हमारा था ही नहीं, और वो लोग बस 3 दिन के लिए आए थे, सामान बेचा और चले गए। सरकार ने कहा यार ये तो बहुत धांधली हो रही है। इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, आपके पास मुंबई का नंबर नहीं है, लेकिन दिल्ली का नंबर है आपके पास, दिल्ली का नंबर है आपके पास, और आपकी टर्नओवर भी ज्यादा है। आप 3 दिन के लिए यहां पर आए, बिजनेस करके निकल लिए, हमें कुछ मिला ही नहीं, तो ये तो देखा जाए तो वो वाला जो सेल हुआ वो विदाउट टैक्सेबल रह गया। सरकार ने कहा कि देखो भैया, आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, हमसे एक कैजुअल नंबर ले लो, हमसे एक कैजुअल नंबर ले लो, उसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। सीटीपी की, सीटीपी की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, और हमें आज बता दो आप कितने का बिजनेस करने वाले हो, आज बताओ नंबर लेते टाइम पे। तो इसलिए सरकार ने बोला कि ऐसे जो एग्जीबिशन वगैरह होते हैं ना, सरकार ने पहले ही बोल दिया कि भैया अगर ऐसा कोई लेने के लिए आया तो आपको नंबर लेना पड़ेगा, उसको सीटीपी देना पड़ेगा, वरना उसको एग्जीबिशन नहीं कर सकता वो। प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे लगता है, मान लो मैं मुंबई जा रहा हूँ अपना सामान बेचने के लिए एग्जीबिशन के अंदर, और मुझे लगता है कि मैं 1 लाख का टैक्स, मतलब मैं इतना टैक्स कलेक्ट, इतना बिजनेस कर लूंगा कि उस पर 1 लाख का टैक्स बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के ना, प्रैक्टिकली सोच के, मैं 80,000 बोलूंगा कि मेरा 80,000 टैक्स आएगा। 80,000, 80,000 आएगा, तो 80,000 मैंने आज ही दे दिया।
बाकी का जो 20,000 को वो मैं बाद में दूंगा, बाद में। क्योंकि इसमें क्या होता है ना बेटा, अगर आपने पूरा टैक्स आज ही पे कर दिया और सेल कम हुई तो वो पैसा गया, वो पैसा गया, वापस नहीं मिलता। ठीक है, और 3 महीने के बाद नंबर बंद हो जाएगा वो एक्टिव। सो बेसिकली वो नंबर ही क्या है, टेम्पररी है, 3 महीने के लिए है, कैजुअल लिया है ना आपने तो। ठीक है, तो ये हो गया कैजुअल। एक आता है आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसमें कौन होता है बेटा, मान लो मेरा दोस्त है डेविड, जो यूके में रहता है, वो बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, तो उसके पास तो पैन नंबर होगा नहीं इंडिया का, ना एड्रेस वगैरह होगा, लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है इंडिया में। तो वो क्या करेगा, पैन पैन नंबर अप्लाई करेगा, तो उसको जो पैन कार्ड भी मिलेगा ना, वो नॉन रेजिडेंट वाला मिलेगा, उसका पैन कार्ड अलग होता है। ठीक है, और उसका जीएसटी नंबर भी हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, एनआरटीपी में बोलेंगे। ये सेक्शन कौन सा है हमारा, सेक्शन 27 है बेटा। दिस इज आर सेक्शन नंबर 27। तो ये बेटा 5-6 पॉइंट्स हैं, ये जीएसटी के टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, कि कैसे कैसे कौन कौन से नंबर हमें लेने होते हैं और उनका क्या क्या पर्पज होता है। तो ये टेबल बेटा आप अच्छा होगा याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया। सेक्शन 28 में क्या लिखा हुआ है, कि मान लो अब आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये सब चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से पावर मिलती है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। यू कैन डू अमेंडमेंट्स इन योर रजिस्ट्रेशन बाय द पावर ऑफ सेक्शन 28 ऑफ सीजीएसटी। उसके बाद सेक्शन 29 क्या कहता है, जो नंबर आपने लिया हुआ है, सरकार के पास पावर है, अगर आप कुछ नॉन कंप्लायंस करते हो, कुछ धांधली करते हो, देन द गवर्नमेंट हैज अ पावर टू कैंसल और सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन। दोनों के बीच में फर्क है, दोनों के मतलब बताऊंगा जब हम ये पढ़ेंगे कि कैंसलेशन में और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है। बट हाँ, इसकी पावर आती है सेक्शन 29 से, कि कैंसलेशन और सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन का किया जा सकता है। बट कब होता है, जब आप कोई नॉन कंप्लायंस करते हो। जब कभी अब आप कोई नॉन कंप्लायंस करोगे, सरकार के पास पावर है, वो ये कर सकती है। ठीक है, जैसे सिंपल सी चीज है, अब आपके कॉलेज में क्या होता है, आपने कोई बात नहीं मानी, कोई बदतमीजी करी स्कूल में, कोई लड़ाई झगड़ा किया, तो आपके प्रिंसिपल जो प्रोफेसर होता है, सॉरी जो डीन होता है, उसका पावर होती है कि वो आपको सस्पेंड कर सकता है, वो आपको सस्पेंड कर सकता है, आपको वो कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वहां पे कैंसिलेशन का प्रोविजन ही नहीं है, वहां पे सस्पेंशन का प्रोविजन है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है बेटा, सेक्शन नंबर 30, जहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन, सॉरी, जहां पे आप कैंसिलेशन के रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, सॉरी कैंसिल हुआ है, उसके लिए आप रिवोकेशन अपील फाइल कर सकते हो, और वो रिवोक हो जाएगा। वो पावर आती है सेक्शन 30 के अंदर, वो पावर आती है आपकी सेक्शन 30 के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। रिवोकेशन का मतलब मीनिंग क्या होता है, रिवोकेशन मतलब क्या होता है, रिवोक करना, वापस लेना, खींचना, अगर हिंदी मतलब बोलूं खींचना। तो अगर मान लो कोई चीज इंपोज की गई थी, कोई चीज इंपोज की है, तो उसको रिवोक करना बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो जीएसटी नंबर था, उसको कैंसिल किया गया, उसको कैंसिल किया गया, तो सेक्शन 30 में पावर दी जाती है उस कैंसिलेशन को रिवोकेशन के लिए। उस कैंसिलेशन को रिवोकेशन की पावर सेक्शन 30 में दी गई है, कि वो कैंसिलेशन आपका हट जाए, वो कैंसिलेशन आपका हट जाए। ठीक है बेटा। बताइए बेटा, कोई और डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट बेटा बताइए, कोई डाउट।
यहां तक बेटा कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर, ऑल क्लियर, गुड। ठीक है बेटा, बेटा देखो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप क्लास में आइए, ठीक है, प्रीवियस क्लास प्लीज रिवाइज करके आइए। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीवियस क्लास हमेशा रिवाइज करके आइए, वरना क्या होगा, नई क्लास जब भी आप लाइव आएंगे प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी, डैम श्योर, मार्क माई वर्ड्स, प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों? क्योंकि हम इतनी सारी टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा ना, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया पढ़ रहे होंगे, आप बोलोगे सर ये क्या होता है। जो बच्चे रेगुलर है ना, या फिर जो रिकॉर्डेड देख के आए हैं, उनको डाउट नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 26 बताता हूँ बेटा, क्लियर, नो डाउट, नो सर, पीबी सिद्धार्थ पांडे सर। इफ देयर इज नो कैंसल प्रोविजन देन हाउ इट कैन रिवोक फॉर कैंसिलेशन। बेटा मैं यो क्या नाम बेटा, पीबी में आपका क्वेश्चन नहीं समझा। इफ देयर इज नो कैंसल प्रोविजन देन हाउ इट कैन रिवोक फॉर कैंसिलेशन। बेटा आई डेंट गेट योर क्वेश्चन, इफ यू कैन रीफ्रेम योर क्वेश्चन मे बी आई विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड कैन आंसर। हेमंत बेटा आपको बता देता हूँ, सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। तो बेटा कुछ सर्टेन गुड टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं या सर्विसेज हैं जिनको बोला जाता है कि ये डीम्ड की कैटेगरी में आती हैं। अगर आपने वो बिजनेस बिजनेस करना शुरू कर दिया, वो वाला, अगर आपने वो बिजनेस करना शुरू किया, तो ये माना जाता है कि आपके पास नंबर है और आपको वो नंबर मैंडेटली दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा। या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम्म, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, देखिए यहां पे आपके कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं और यहां पे जीएसटी का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज यहां पे दीपिका ने अप्लाई किया था, दीपिका को पता है कि 1 जनवरी से, सॉरी जनवरी बोल रहा हूं, सॉरी सॉरी, 1 जुलाई से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, ले और वो किन बच्चों को लेनी है, जिनका या तो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, या फिर जिनका रिजेक्ट हो गया उनको नहीं जाना है। लेकिन ना दीपिका का रिजेक्शन आया है ना ही एक्सेप्टेंस आया है, दीपिका को ना ही कोई रिजेक्शन का ईमेल नहीं आया। और सिस्टम में क्या बोला जाता है, आपके प्रोस्पेक्टस में बोला गया है कि अगर आपको रिजेक्शन का ईमेल नहीं आया है, आप कॉलेज अटेंड करने आइए। मैं मान रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, एजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है, कि प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है कि अगर आपके पास रिजेक्शन ईमेल नहीं आया है या मैसेज नहीं आया है, आप क्लास को अटेंड करने आइए। तो 30 जून तक दीपिका के पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है और दीपिका को पता है कि 20 जून तक ये सारे के सारे कम्युनिकेशन रोल आउट हो चुके हैं, लेकिन 30 जून तक दीपिका के कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो 1 तारीख को क्या दीपिका को कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो वो किस बेसिस पे कॉलेज जा रही है? ऑन द बेसिस ऑफ डीम्ड रजिस्ट्रेशन। उसको पता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इट इज जस्ट मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं आया। पहली चीज, जीएसटी में बोला जाता है बेटा 15 डेज, ये मैं टाइमलाइन बता रहा हूं, 15 डेज के अंदर अगर आपने अप्लाई किया, आज मैंने अप्लाई किया, 15 वर्किंग डेज, वर्किंग डेज का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे वर्किंग नहीं होता, और अगर मान लो कोई गेजेटेड हॉलीडे वो भी हटा दो, तो 15 वर्किंग डेज में अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है,
तो ये गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन होता है कि आपने क्यों रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, वो 15th डे पे क्वेरी भेजते हैं, 15 डे पे क्वेरी भेज देते हैं। ठीक है, कि ये आपका गलत है, ये आप सही करके भेज दो। समझ रहे हो? तो जनरली क्या होता है, जो लॉ बोलता है, लॉ ये बोलता है अगर 15 वर्किंग डेज के अंदर आपने रिप्लाई नहीं किया तो जो टैक्स पेयर है वो डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा। वो डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा, हम मान लेंगे कि आप रजिस्टर हो गए। ठीक है सर, करंट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन में टाइम 1 मंथ है बेटा। जो लॉ कहता है वो 15 डे वर्किंग डेज है। पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गवर्नमेंट वाले 1 महीना ले लेते हैं, जो आप कह रहे हो ना बेटा आसिफ, गवर्नमेंट वाले 1 महीना ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, 15 डे पे आपको क्वेरी भेज देंगे कि ये आप दोबारा दिखाइए, तो क्या होगा, उनको फिर से 15 दिन मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनको पूरा 1 महीना मिल जाता है इस तरीके से सब कुछ चेक करने के लिए। तो क्योंकि देखो बेटा उनके पास ही बहुत काम है, उनकी गलती भी नहीं बोलूंगा, दे आर ऑल्सो ओवरबर्डनड। ठीक है, क्योंकि काम बहुत बढ़ रहा है और वहां पे लोग लिमिटेड हैं। ठीक है, तो वहां से बेसिकली वो लोग टाइम थोड़ा निकाल लेते हैं और फिर बाद में आपको क्वेरी भेज देते हैं और उसका सॉल्यूशन हो जाता है, फिर आपको नंबर दे देते हैं। लेकिन लेट सपोज वो टाइम पीरियड निकल गया, हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, बट एक्सेप्शन में ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है जहां पे आपको डीम नंबर मिल जाता है। हालांकि क्योंकि इसका भी सरकार ने प्रोविजन बनाया है, सरकार ने इसका भी प्रोविजन बनाया था कि अगर ऐसा भी कुछ हो, जैसे मान लो कोई डिपार्टमेंट वाला जो है, जैसे मैं हूं, मेरा कोई जीएसटी डिपार्टमेंट में कोई मेरी किसी से लड़ाई हो गई अंदर ही अंदर, मान लो वो मेरे से चिढ़ा हुआ है, मेरे से चिढ़ के बैठा हुआ है, मान लेते हैं, मैंने अप्लाई किया, उसको पता चल गया ये तो कुशल का नंबर है, ये तो मैं इसको देखूंगा ही नहीं, मैं इसको देखूंगा ही नहीं, बैठे रहने दो उसको। तो सरकार कहती है यार ऐसे केसेस को भी डील करना चाहिए। अगर मान लो कोई नहीं भी देख रहा है, कोई कुछ भी रीजन एक्स वाई जेड में, तो मैं एक एग्जांपल देते, पर्सनल राइवली का दे दिया, कुछ भी रीजन है, तो सरकार कहती है कि एसएससी जो टैक्स पेयर है उसको अपना डीम्ड नंबर मान के काम चालू कर सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, और उस केस में उसके पास नंबर आएगा। पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे ग्रीवेंसेस रेज होती हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकते हो कि सर देखो मैंने अप्लाई किया था, ये है डेट, ये है डेट, ये है डेट, फिर आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये था डीम रजिस्ट्रेशन। कोई डाउट बेटा, और कोई और डाउट? नहीं तो बेटा फिर क्लास क्लास को आज यहीं पर रैप अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल में एक एक सेक्शन नेक्स्ट क्लास से, कि पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन कौन है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे पर्सन्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा आदित्य प्रताप सिंह, चेक कंप्लायंस। ठीक है, और कोई डाउट है बेटा बताइए, वरना फिर आदित्य को मैं चेक कंप्लायंस बताता हूँ। क्योंकि इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रीवियस स्लाइड पे, प्रीवियस क्लास की स्लाइड पे, सॉरी। बिल्कुल बेटा, कल मॉर्निंग तक आपके क्लास नोट्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बच्चों का डाउट है चेक कंप्लायंस मैकेनिज्म। देखिए बेटा, यहां पे कुशल था, सॉरी, यहां पे कुशल था, यहां पे हेमंत, यहां पे लक्ष्मी, वहां पे नेहा। कुशल दिल्ली में बैठा हुआ है, कुशल ने 10,000 रुपए का सामान बेचा, उस पर 1,800 रुपये जीएसटी कलेक्ट किया। ये कुशल ने जीएसटी कलेक्ट किया किससे, किससे, हेमंत से।
ठीक है। अब हेमंत का ये 1800 रुपये इनपुट है, ये इनपुट जो है 1800 रुपये वो हेमंत का इनपुट है। तो अब एक बात बताओ, हेमंत का आउटपुट लाइबिलिटी था 2160 रुपये और हेमंत ने 1800 रुपये माइनस कर दिए जब उसको सरकार को पेमेंट करनी थी, 360 रुपये बचा। अब पता कैसे चलेगा कि कुशल का इतना पैसा है, कुशल ने इतना पैसा जमा करना था, हेमंत को इतना पैसा हेमंत का इतना आईटीसी था, ये पता कैसे चलेगा? इनके नाम से सवाल ही नहीं उठता। कुशल 10 हो सकते हैं, हेमंत 50 हो सकते हैं, ये कौन सा हेमंत है भाई? मान लेते हैं कुशल के पापा का नाम और बाकी के 4 कुशल के पापा का नाम सेम है, हो सकता है, पॉसिबल है ना। हेमंत जितने 50 हैं, हेमंत उस 50 में से 10 के पापा का नाम बिल्कुल सेम है, तो पता कैसे चलाएंगे? दादा के नाम से? नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो कैसे होगा ये? इसके लिए सरकार ने दिया एक नंबर, आप नंबर लो ना, हम आपको नंबर से पहचानेंगे, हम आपको नंबर से पहचानेंगे, और नंबर से जब पहचान लेंगे तब हमें पता चलेगा कि कुशल ने इतना पैसा हमें देना था 1800 रुपये, और वही 1800 रुपये हेमंत का आईटीसी बनना था, और हेमंत ने वही 1800 माइनस कर रखे होंगे। तो इसका मतलब कुशल का आउटपुट हेमंत का इनपुट है। तो क्या ये मैच हो रहा है? हाँ हो रहा है, ठीक है, सॉर्टेड। तो चेक कैसे करेंगे? नंबर से चेक करेंगे ना, ये है कंप्लायंस चेक मैकेनिज्म। सेम होगा हेमंत, सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। हेमंत वही होता है बेटा। प्रैक्टिकल दुनिया में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है जो हम पढ़ रहे हैं डीएम रजिस्ट्रेशन, बट जनरली अगर मान लो 1% केस में हुआ भी तो वो सेम होगा, ठीक है। और कोई डाउट है बेटा, बताइए। एडवांटेजेस बेटा मैं बोल रहा ना, प्रीवियस स्लाइड का कोई डाउट हो तो बताइए, वरना हम नई क्लास स्लाइड जा रहे हैं। एडवांटेजेस का 5th पॉइंट। अब मुझे दूसरी स्लाइड पे दोबारा जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बेटा? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस कैसे? 11वीं कक्षा से आप पढ़ते हुए आ रहे हो या 12वीं कक्षा से कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का लेजर बनता है। लेजर बनाने की बात चल रही है ना, कैसे? अगर आपका बिजनेस 5 स्टेट्स में है, 5 स्टेट्स में, आपने बोल दिया 3 लेजर बना दिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। तो आपको अगर मान लो 3 लेजर बना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि महाराष्ट्र का कितना है, दिल्ली का कितना है, उत्तर प्रदेश का कितना है, लखनऊ सॉरी हरियाणा का कितना है, और पंजाब का कितना है, कैसे पता चलेगा? तो प्रॉपर आप लेजर बनाइए ना, टैक्सेस के लेजर बनाइए। वहां से क्या होगा, आपको बेटर क्लैरिटी रहेगी कि आपके अगर नंबर लेके रखोगे, अगर आप नंबर लेके रखोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि दिल्ली का कितना जीएसटी आउटपुट है और दिल्ली का कितना इनपुट है। दोनों का अलग अलग कितना नंबर है आपके पास, वो क्लियर रहेगा। तो वो कैसे रहेगा? जब आपके पास नंबर होगा तभी तो क्लियर रहेगा, नंबर ही नहीं होगा तो क्लियर कैसे रहेगा? सर लास्ट में सारा जीएसटी कस्टमर पे करेगा। बिल्कुल बेटा, लास्ट क्लास में देख पता कर किया था हमने कि अल्टीमेटली सारा का सारा जीएसटी कौन पे कर रहा है? कस्टमर, जो उसको कंज्यूम करने वाला है, जो उसको कंज्यूम करने वाला है। जो एक पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट आता है ना बेटा, पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट, उस पर सारा जीएसटी कौन दे रहा होता है? कस्टमर, जो उसको खाने वाला है, जो उसको खाने वाला है वो उसको यूज पे कर रहा होता है। कुछ भी एग्जांपल ले लिए, बिस्किट है, लाइक कॉफी है, एनीथिंग, मतलब आप नाम बताइए, उस पर देखिए आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप सारा टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लास को हम यहीं पे रैप अप करते हैं और मिलते हैं नई क्लास के अंदर जो परसों होगी, और वहां पे हम पढ़ेंगे पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन को डिटेल के अंदर, ठीक है बेटा। तब तक क्लास को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, बाकी क्लास में तो हम मिलेंगे ही, तो क्लास में भी आप डाउट अपना पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और ठंड से बचते रहिए, ठीक है बेटा। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।